क्या छत्तीसगढ़ में भी सरकार कभी अस्थिर हो सकती है? ऐसी की संभावना का मानते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीजें यहाँ मुझे लगता है किसी को भी छत्तीसगढ़ में ये कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, पंजाब केसरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री, जल संसाधन विभाग के मंत्री, या कहिए एक प्रकार से जो ढांचागत व्यवस्था इस वक्त कोरोना काल में चल रही है, खासतौर पर कृषि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है और छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा अनोखा कदम उठाया है कि अब वो गोबर भी खरीदेगी। हमारे साथ बात करने के लिए रविंद्र चौबे जी हैं, जो सरकार में प्रवक्ता की भूमिका में भी हैं। चौबे जी, एक बड़ा कदम आपकी पार्टी ने उठाया है। एक तरह से माना जाए तो देश में ये पहला, किसी भी राज्य सरकार में किसी भी पार्टी के द्वारा ये पहली बार ऐसा होगा कि सरकार गोबर खरीदेगी। गोबर के जरिए रोजगार की तलाश हो रही है। हालांकि पिछले दिनों जब सरकार ने इसकी घोषणा की तो बीजेपी की ओर से बड़ा बयान आया था कि राज्य की चिन्ह बना दिया जाए। इसमें दो तरह की बात आई, सरकार गोबर से गुड़ खोज रही है, मिठास खोज रही है, लेकिन राजनीति भी हो रही है। आप इस योजना को कैसे देखते हैं? अपने आपने दोनों बातें एक साथ प्रश्न में कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये उनके विवेक पे छोड़ा जाना चाहिए। रोजगार के अवसर ही उपलब्ध होंगे, ये इसकी प्राथमिकता नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पकोड़ा बनाना भी एक रोजगार है करके। इस तरीके से हमने गोबर खरीदी के बारे में कभी परिचयात्मक संदेश भी नहीं दिया। गोबर तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, हिंदुस्तान के किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर के रूप में सदियों से इसका उपयोग होते आ रहा है। और छत्तीसगढ़ में अगर सरकार ने इस कदम को उठाया है तो इसके पीछे 3 4 5 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले ये है कि गोधन की रक्षा के बारे में खूब चर्चा होती है। लोगों ने गौ माता को राजनीतिक और वोट इकट्ठा करने का साधन बनाया हुआ था। और दुर्भाग्य है देश का कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, यहाँ हिंदुस्तान से गोमांस का निर्यात बढ़ा है। ये अखबारों में हम पढ़ते हैं। तो आज के दिन में सबसे पहली आवश्यकता तो गोमाता की रक्षा की है। हमने जब इस योजना को लॉन्च किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है, तो सबसे पहले उसके लिए मैकेनिज्म तैयार किया। हमने गोठान बनाया। छत्तीसगढ़ में 2400 गोठान बन चुके हैं, 2800 गोठान निर्माणाधीन है। शहरों के हर शहर में हमारे गोठान लगभग बनाना शुरू हो चुका है। और फॉरेस्ट एरिया में लगभग 7000 जो वनोपज समितियां होती हैं, वो वहाँ गोठान की व्यवस्था वो देखेगी। तो एक मैकेनिज्म हम तैयार करने में हमें वक्त चलिए, आप एक लगेगा। ढांचागत व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल लगातार उठता है। कभी राम मंदिर की भी बात होती है, राम जी की बात होती है। आपका एक बयान मुझे बहुत पुराना याद है कि आपने कहा था कि हमारे राम और उनके राम में बड़ा डिफरेंस है। आपने सबरी के राम का उदाहरण दिया, निषाद जी के राम का उदाहरण दिया। क्या लग रहा है कि इस बार गाय पर सियासत है कुछ? निश्चित रूप से। तब हमने कहा था उनके राम और हमारे राम में बहुत अंतर है। गरीबों के राम, सबरी के राम, केवट के राम, निषाद राज के राम, बनवासी राम, ये हमारे राम, यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और आज गोधन के बारे में भी हम कह रहे हैं, उनके लिए वोट प्राप्त करने का एक जरिया था। हमारे लिए गोधन की रक्षा करना है, किसानों को स्वावलंबी बनाना है। धरती में जो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का लगातार जो उपयोग हो रहा है, उसके बदले में ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट हमको डालने की दिशा में आगे बढ़ना है। फसल की जो चरी चरागन होता था उसको हमको रोकथाम करना है। और इसके माध्यम से जब हम वर्मी कंपोस्ट हम बनाएंगे, 2 रुपये में गोधन का गोबर हम खरीदेंगे और 8 रुपये पर केजी जब बेचेंगे, तो निश्चित रूप से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, जो गोठान समितियां हैं, और इससे भी परे सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में सबसे भोला भाला चरवाहा एक जाति जो होता है, वो लगभग कटते जा रहा था गोधन से। और हमने तय किया है कि गोठान का गोबर चरवाहा के हिस्से में जाएगा, तो प्रति चरवाहा कम से कम 4 से 5 हजार रुपया प्रति माह पाने का हकदार हो जाएगा। तो यही तो हमारा संदेश है कि जिस गोबर को आप जिसका मूल्य नहीं समझ पाते थे, उससे हम खेती की भी रक्षा करेंगे, गोधन की रक्षा करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस किसान के पास 5 एकड़ जमीन होगा, वो क्या अपना गोबर बेचेगा? वो अपने खेतों में खाद का उपयोग करेगा।
लेकिन ये तो उन गरीबों के लिए है जिनके पास जमीन ही नहीं है। मतलब बेस्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट जो चरवाहों के लिए बहुत ज्यादा, केवल चरवाहा नहीं, लैंडलेस जो लोग हैं, गरीब हैं, ऐसे किसान जो दूसरी की जमीन ले करके, रेग लेकर के, अधिया लेकर के खेती करते हैं, ऐसे भी किसान जिसके पास खेती का कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सवेरे से निकल के अगर गोबर इकट्ठा करता है तो आप जानिए 2 रुपये किलो में हम गोबर लेंगे ना, तो उन लोगों के सामने जो गरीब लोग हैं, लैंडलेस लोग हैं, उनको जब हर माह गोबर का पैसा मिलेगा, और हम नगद नहीं देने वाले हैं, हमने इसकी व्यवस्था प्राइमरी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी से इसको जोड़ के रखा हुआ है, तो उसका पैसा सीधा उनके खातों में जाएगा। तो ये एक बड़ा अभियान छत्तीसगढ़ में चलने वाला है। इससे आप देखिएगा, अभी तो लोगों को हंसी आ रही है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जिनको शायद गोबर के बारे में कल्पना नहीं है कि इसका कितना सदुपयोग हो सकता है, वो रोज व्यंग कर रहे हैं, रोज ट्वीट कर रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से कार्यक्रम होंगे। लोग जब हम गौठान बनाने निकले थे तब भी लोग पूछते थे। नहीं, मेरा ये मानना है कि आप ये सेंट्रल को जवाब है अभी, क्योंकि राम जन्मभूमि, राम मंदिर का इशू भी बड़ा चर्चाओं में है। बहुत जल्दी ही वहां पर राम मंदिर बनने की शुरुआत भी कही हो जाएगी। तो क्या माने कि कांग्रेस जहां जिस स्टेट में मजबूत है, वहां से गाय और राम ये दोनों कंपटीशन कर करके नया पॉलिटिक्स ला रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो हमारे भी आदर्श हैं, ना उनके नाम से ना उनके काम से हम प्रतिस्पर्धा करने के बारे में कल्पना भी नहीं करते। लेकिन गाय को हमारी संस्कृति में, और विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में गाय को माता कहा जाता है, उसमें सभी देवताओं का वास कहा जाता है, उसकी भी हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, ये गांधी के ग्राम स्वराज की दिशा में बढ़ने का पहला कदम है। हमारे गांव में समृद्धि आएगी, हमारे गांव में गरीब लोग इससे लाभ अर्जित करेंगे, इससे गौमाता की रक्षा होगी, धरती का सेहत का सुधार होगा। तो ये इतनी बड़ी योजना और इतनी अच्छी योजना अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है, और छत्तीसगढ़ में लोग मैंने कहा ना, आज ही आरएसएस के जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख हैं, उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया है कि ये छत्तीसगढ़ सरकार का, भूपेश जी का ये जो कदम है बहुत सराहनीय कदम है, और न केवल सराहनीय कदम है, इससे गौ संसाधन की रक्षा होगी और गौ हत्या बंद होगा। इस सनातन धर्म के लिए जो उनके लक्ष्य थे, उसको प्राप्त करने की दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। तो अब आरएसएस कुछ और कह रही है, बीजेपी कुछ और कह रही है, आप लोग कह रहे हैं। चलिए, ये सब बातें अपनी जगह है। आपकी सरकार की तो शुरुआत से ही हमने देखा काफी प्रोजेक्ट्स कृषि पर आधारित रहे हैं, गाँव पर आधारित है। चाहे नरवा गरवा घुरवा की बात की जाए, बाड़ी की बात की जाए, चाहे इस प्रोजेक्ट की बात की जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जरूरी भी है कोरोना काल में, और चूंकि आप सरकार के प्रवक्ता हैं, तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपसे कोरोना से रिलेटेड मैं जरूर करूंगा, क्योंकि एक बड़ा लॉकडाउन लोगों ने देखा। आपकी पार्टी लगातार उस लॉकडाउन को विफल कहती है, कि कहा जाता है कि इस समय पर लॉकडाउन नहीं था, आप लोग लगातार ये बोलते। अब जब आप लोग लॉकडाउन कर रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि आप सही समय पर लॉकडाउन नहीं कर रहे, सही तरीके से नहीं कर रहे, कुछ लोगों के पास पॉलिसी नहीं है। तब और अब में व्यापक अंतर है। तब हिंदुस्तान में जो प्रकरण थे वो कुछ सैकड़े में थे, और आज देश की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मसमर्पण की मुद्रा। अगर नमस्ते ट्रंप के इंतजार नहीं किया गया होता, अगर मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का खेल के समय का इंतजार नहीं किया गया होता, तो हिंदुस्तान में कोरोना की इतनी महामारी नहीं होती। लेकिन क्यों किया गया, इसका उत्तर तो देश के प्रधानमंत्री जी को देना है, मुझको नहीं देना है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि हमने इतना नियंत्रित किया था कि छत्तीसगढ़ में कोरोना 0 तक पहुंच गया था। लेकिन जो विस्फोटक स्थिति प्रवासी मजदूरों के आगमन के बाद से हुई है, इसमें भी देश के हुकूमत करने वाले लोग, मैंने कहा ना, हाथ खड़े कर दिए। सड़कों में निकलने वाले गरीबों को देख नहीं पाए। छोटे छोटे बच्चे 300-300 किलोमीटर बगैर जूते चप्पल के यात्रा किए अपने घर पहुंचने के लिए। तब केंद्र की सरकार के पास ना वक्त था, ना देखने की फुर्सत थी। और जब पूरे हिंदुस्तान में प्रवासी मजदूरों के कारण कोरोना जब फैल गया, तब देश एडवाइजरी जारी करने वाले लोग कहते हैं कि राज्य सरकार अपना निर्णय ले ले। अब ये फैला है, और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ में बढ़ा है,
लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में आज भी छत्तीसगढ़ में नियंत्रित है। इसलिए हमने अभी फैसला किया है कि जहाँ जहाँ ये संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, क्योंकि गाँव में लोग अब खेतों में लग गए हैं, सवेरे से शाम उनका काम रहता है, और वहाँ ये जो सामाजिक जो दूरियां बनी रहती है, उसके कारण संक्रमण का खतरा कम है। लेकिन शहरों में है, इसलिए अभी कैबिनेट से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ इस तरीके से संक्रमण हो रहा है वहाँ आप लॉकडाउन कर सकते हैं, कर्फ्यू लगा सकते हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जो करना पड़े जिला प्रशासन कर सकता है। और हम समझते हैं इसमें भाजपा क्या आलोचना कर रहा है, इसको ध्यान ना देते हुए छत्तीसगढ़ को बचाना, यहाँ के लोगों की मदद करना हमारी प्राथमिकता है, इसलिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। बीजेपी कह रही है कि जब प्रधानमंत्री से अधिकार सीएम खुद मांग रहे थे, अब सीएम को जब अधिकार मिले तो सीएम डीएम को बांट रहे हैं। उन्होंने कहना है कि डीएम को ही जब अधिकार देना था तो पीएमओ की बात सुनने में क्या दिक्कत है? दोनों अलग अलग बातें हैं ना। जब हमने कहा था तब उनको नमस्ते ट्रम्प से फुर्सत नहीं थी। अब आज जब 5 लाख से भी ज्यादा संक्रमित हो गए, काल कवलित लोगों की संख्या आपके पास नहीं है, किसी शहर में कंट्रोल करने की क्षमता आपके पास नहीं है, तब आप अगर ये कहेंगे कि राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे तो मैं समझता हूँ ये दुर्भावना से प्रेरित है। चलिए, कोरोना संकट से उम्मीद है राज्य सभी देश के अंदर, अन्य देशों के भी लोग निपटें, वैक्सीन जल्दी ही या जल्दी ही राहत की खबरें हैं। फिर से हम कृषि की ओर लौटते हैं, कृषि और रोजगार, चूंकि आप कृषि मंत्री भी हैं। धान के समर्थन मूल्य को लेकर के एक बड़ी सियासत शुरू हुई। आप लोगों ने इस चुनाव से पहले कहा हम 2500 देंगे, केंद्र सरकार ने अपना एक रेट डिसाइड किया कि आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते। उसके बाद आपने एक राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की। लगता है आपको कि किसान इस बीच में कहीं फंस गया है? आप दोनों ही पार्टियों के इस बीच जो दोनों बीच अंतर्द्वंद जो चल रहा है, कि आपको भी 3 किस्त में देना पड़ रहा है। एक किस्त में किसान को पैसा नहीं मिल पा रहा है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है किसान की, जब उसके पास आज रोपने का, खेती करने का समय तो पैसा नहीं है उसके पास में। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? छत्तीसगढ़ में किसानों के पास पैसा नहीं है, ये किसने कह दिया आपको? आदरणीय भूपेश बघेल जी की जब सरकार बनी तो 20,000 करोड़ पहले साल हमने धान खरीदी का पैसा किसानों के खाते में डाला। पिछले साल 21,000 करोड़ का धान हमने खरीदा। 1,000 करोड़ इंश्योरेंस के पैसे किसानों के खाते में डाले हैं। 267 करोड़ सिंचाई टैक्स हमने माफ किया है। 10,000 करोड़ बैंकों का कर्जा किसानों का हमने अदा किया है। अभी रबी का जो इंश्योरेंस का पैसा है 450 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में डाला है। इस 18 महीने के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के किसानों को 54,000 करोड़ रुपया हस्तांतरित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में किसने कह दिया किसानों के पास पैसा नहीं? सवाल इस बात का नहीं है कि हमें किस्त में क्यों देना पड़ रहा है। सवाल इस बात का है कि धान का प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में पिछले साल हमने 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन किया। केंद्र सरकार ने कह दिया कि 1815 रुपये से ज्यादा आप प्रति क्विंटल कीमत नहीं दे सकते। हमने कहा हमको 2500 देना है, तो केंद्र ने कहा हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हमने कहा आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे दूसरी बात है। हमने उनसे कहा कि चावल या धान से एथेनॉल बनाने की हमको अनुमति दे दीजिए। आज भी केंद्र सरकार के पास हमारे प्रस्ताव लंबित हैं। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे केवल एक आपके हस्ताक्षर मांग रहे हैं कि राज्य को अनुमति दिया जाता है। और आज भी अगर केंद्र सरकार हमको अनुमति देगी तो छत्तीसगढ़ में जो खरीफ का हम धान खरीदते हैं 2500 रुपये क्विंटल, हम रबी के फसल समर पेटी का भी धान 2500 रुपये क्विंटल में हम खरीद सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ केंद्र सरकार भेदभाव क्यों करती? हमें परमिशन देने में उनको क्या तकलीफ है? हमने तो 1 रुपये की भी मांग नहीं की है और कोई सहयोग नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमको इजाजत भी नहीं देंगे। लगातार तो आप दोनों बातें क्यों कहेंगे? आप हमको इजाजत भी नहीं देंगे और हम अपने बजट का पैसा 2500 रुपये दे रहे हैं, उसको रोकने का भी काम आप करेंगे, तो आप कैसे किसान की हितैषी हो गए? प्रश्न ये है। चिट्ठी तो आप लोग लगातार लिख रहे हैं। चिट्ठी तो अभी आप लोगों ने लॉ एस्क वाले मसले पर भी लिखी है कि प्रदेश को 30% लॉ एस्क दिया जाए, अवेलेबल कराया जाए, सारी चीजों पर एक राहत दिया जाए। चिट्ठी पर तो जवाब आता नहीं। लगता है कि आप लोगों के इस खींचतान के बीच 5 साल कुछ ऐसा ही कटेगा इस प्रदेश का? मुझे नहीं लगता। केवल चिट्ठी नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ केंद्रीय
खाद्य मंत्री जी से, केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मैं खुद मिलने गया था। आग्रह भी लगातार जारी है, प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह कर रहे हैं। तो कृषि के मामले में तो हमारी मदद नहीं हो पा रही, और लौ अयस्क और कोल आवंटन का जो मामला है वो उसी स्तर पे जा रहा है। हमने कहा है हमारा एलिफेंट का लैमरू प्रोजेक्ट है, हसदेव का कमांड एरिया है, आप उसको छोड़ दो, क्यों केंद्र नहीं मानती? हमने कहा है लौ अयस्क पे अब छत्तीसगढ़ में उस पर आधारित उद्योग छत्तीसगढ़ में लगना है, इवन के पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, हम बस्तर में उद्योग लगाना चाहते हैं, तो हमारा मांग करना जायज है। इसलिए और हमारा अधिकार भी बनता है, केवल रॉयल्टी नहीं। जिस दिन ये तो हमारी संपदा है ना, हमने अनुमति दिया तब केंद्र सरकार इसमें खनन की अनुमति दे सकता है, लेकिन हम अगर रोकना चाहें तो। इसीलिए हमने पहले भी कहा था, जब धान की लड़ाई चली तो हमने केंद्र से आग्रह किया था, हमारा सीमेंट आप ले सकते हो, हमारा लाइमस्टोन आप ले सकते हो, हमारा आयरन ओर आप ले सकते हो, हमारा कोल आप ले सकते हो, और हमारा धान आप नहीं ले सकते। ये कैसे संभव है भाई? नहीं, लेकिन ये झगड़ा तो बड़ा लंबा चलता है। ये झगड़ा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के यहाँ के वनवासियों का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के नागरिकों का अधिकार है, जिसके लिए हम केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। हम क्यों लड़ेंगे केंद्र से? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और उनसे अपनी बात कहना कोई लड़ाई करना है। आपके पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रोज ट्विटर पर सवाल करते हैं। अब वो तो राष्ट्रीय लेवल पे जो बातें हो रही हैं पूरा देश देख रहा है। चाइना के मसले पे राहुल जी ने जो सवाल किया उसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? राजनाथ सिंह अलग बोलते हैं, वहाँ विदेश मंत्री जी अलग बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी अलग बोलते हैं। कभी कहते हैं चाइना हिंदुस्तान की जमीन पर 1 इंच कब्जा नहीं किया है, तीसरे दिन स्टेटमेंट आता है 1 किलोमीटर तक चाइना की सेना पीछे हट गई। ये क्या संभव है? देश को पता नहीं किस तरीके से किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन राहुल जी के प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। मैं उस लेवल में नहीं जाना चाहता। नहीं, उसमें भी सवाल जाने वाली, क्योंकि आप सरकार के प्रवक्ता हैं, जरूर जाना चाहिए। इस वक्त पार्टी में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि यूथ पार्टी से बाहर जा रहे हैं। सचिन पायलट अलग, स्थिति प्रकरण आप देख ही रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जा चुके हैं, जतिन प्रसाद के सवाल अलग खड़े हैं। तो एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी में इस वक्त खड़ा है कि राहुल गांधी जब एक छोर पर खड़े हैं तो पार्टी का जो युवा नेतृत्व था, जो युवा चेहरे थे, वो पार्टी से कैसे अलग होते जा रहे हैं? मुझे लगता है कि अति महत्वाकांक्षा के चलते 1-2 लोग अभी इस देश में उस दिशा में जाने की दिशा में दिख रहे हैं। ज्योतिरादित्य जी का जाना किस लिए जाना हुआ? क्या मध्य प्रदेश में उसकी स्वीकार्यता नहीं थी? इस उम्र में केंद्र में इतनी ताकत उसको कांग्रेस ने नहीं दिया था? आज जो कुछ भी उनके नाम के आगे और पीछे लिखा होता है वो केवल कांग्रेस की देन है। इसके आगे वो क्या हासिल कर पाते हैं आने वाले समय में, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन राहुल जी में और सोनिया जी में हर बार हम लोग भी तो गांव से आए हैं ना, 27 साल की उम्र में हम लोग भी तो विधायक बन गए थे, और आज तक कांग्रेस में आप तो छात्र संघ की राजनीति से आए, सरपंच की पहले भी आ गए थे, उसके बाद में तो आखिर कांग्रेस ने पोषित तो किया ना, और उस संस्था को जिसने आपको सब कुछ दिया, केवल एक पद की महत्वाकांक्षा में अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर कौन आपको बचाएगा? चलिए, इस इशू के अलावा 1-2 इशू और है जिस पर राज्य और केंद्र के बीच हल्की टकराहट दिखती है। वो टकराहट लेकिन वो बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर मैं आऊंगा, क्योंकि फिर से कह रहा हूँ, टकराहट जैसी कोई शब्द नहीं। देश की सरकार हमारी ही सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन चौबे जी, मैं अपने अधिकारों, एक प्रश्न इस पर रुकना पड़ेगा आपको। देखिए, आप जब नान की जांच शुरू करते हैं ईडी आ जाती है, आप झीरम की जांच शुरू करते हैं केस फाइल वापस नहीं मिलती आपको एनआईए से। हालांकि नंद कुमार पटेल जी के ऊपर ये दूसरी घटना थी झीरम घाटी, एक जांच और है पेंडिंग, जो न्यायिक जांच वाली आपकी गरियाबंद वाली घटना है। लेकिन तमाम घटनाओं में अगर हम देखते हैं कि आप जिस दिशा में जांच शुरू करते हैं वहां एजेंसियों की टकराहट अलग शुरू हो जाती है। तो इसको क्या मानना चाहिए कि आप वाकई में टकरा नहीं रहे? क्या देश को ये जानने का हक नहीं है कि झीरम में हमारे 34 लोग क्यों शहीद हुए? क्या हमें ये जानने का हक नहीं है कि हमारी पूरी एक पीढ़ी नक्सल हमले में शहादत को प्राप्त हो गई? क्या हमें ये जानने का हक नहीं है कि इस प्रकार से नरसंहार नक्सलियों के नाम पे करने वाले लोग कौन थे? क्या हमें ये जानने का हक नहीं है कि विकास यात्रा के लिए सारी सुरक्षा आप मुहैया करा सकते थे? हमारी परिवर्तन यात्रा के लिए आपके पास
सुरक्षा मुहैया कराने का वक्त नहीं था। और इसीलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और उम्मीद भी करते हैं। एजेंसियों की टकराहट अलग है, लेकिन जब आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब रायपुर आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से उनसे आग्रह किया था कि ये हम चाहते हैं, इसका आशय ये नहीं है कि केवल हम चाहते हैं, हम तो ये समझते हैं कि देश भी इसको चाहता है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आप भी इसको चाहते हैं, उस दिशा में हमको बढ़ने दीजिए ना। रोकने का प्रयास क्यों किया जाता है? इसी से तो शक की सुई घूमती है कि हमें रोकने का प्रयास क्यों किया जाता है। चलिए, ये रोकने वाली बात में हो सकता है कि निदान के रास्ते जल्द निकलें, हो सकता है कोई कानूनी आप लोग लेके आए, नया कानून जांच की दिशा को बदल सके। लेकिन इन तमाम पहलुओं के अलावा हम आते हैं कि इस वक्त अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर भी लगातार कई मोर्चों पर सवाल उठते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। इस अर्थव्यवस्था को मजबूती दिलाने के लिए क्या मास्टर प्लान इस वक्त आप लोग की सरकार के अंदर चल रहा है? दो अलग अलग बातें हैं। निश्चित रूप से कोविड-19 के चलते जब देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है तो हमारा प्रभावित होना स्वाभाविक है। पहली तो ये कि केंद्र से हमको जो राशि मिलनी चाहिए लगातार, जो हमारा हक, अतिरिक्त राशि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 30,000 करोड़ की बात कही है, केंद्र से मांग की, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हमारा जीएसटी का जो हिस्सा है, जो हमारा टैक्स कलेक्शन का जो हिस्सा है, हमको लगभग 1800-1900 करोड़ हर महीने आना चाहिए। जो हमारा छत्तीसगढ़ में रोजगार गारंटी का हिस्सा है, जो हमारा माइनिंग का सेस का हिस्सा है, ये तो हमको मिलना चाहिए ना। केंद्र सरकार इसको भी नहीं दे पा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम आपसे कहना चाहते हैं, सौभाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश इंडस्ट्री चालू हैं, छत्तीसगढ़ के अधिकांश गतिविधियां संचालित थी। लॉकडाउन के चलते बीच बीच में बाजार बंद हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने कृषि के क्षेत्र की तो सारी गतिविधियों को एक दिन भी हमने बंद नहीं किया है। उसके बावजूद भी आर्थिक स्थिति हमारी उतनी अच्छी नहीं है जितना हम लोग उम्मीद करते हैं। आजू बाजू के राज्यों से हम बेहतर हैं। तेलंगाना ने अपने कर्मचारियों के 40% वेतन की कटौती की है। अन्य 7 राज्यों ने 30% अपने वेतन की कटौती की है। छत्तीसगढ़ में आज तारीख तक ये नौबत नहीं आई है। हमारी आर्थिक गतिविधियां, हमारी व्यावसायिक गतिविधियां, हमारी औद्योगिक गतिविधियां संचालित है और आने वाले समय में करना पड़ेगा। हमें मितव्यता थोड़ी सी दिखानी भी पड़ेगी और अनुपयोगी जो खर्च है उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। और उस दिशा में लगातार सरकार के लेवल पे, वित्त के जानकारों के लेवल पे और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे लगातार बैठकें हो रही और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस कोरोना से निपटने के लिए सक्षम हो पाएंगे। चलिए, आर्थिक रूप से आप लोग स्थिर बने आगे बढ़े। लेकिन एक चीज़, आजकल राजनीतिक अस्थिरता की बात बहुत देख रहे हैं। मध्य प्रदेश उदाहरण था, राजस्थान ज़्यादा बड़ा उदाहरण दिख रहा है। सवाल छत्तीसगढ़ पे उठ रहा है क्योंकि रिजल्ट सब जगह 2018 का था। लोग कह रहे थे कि सत्ता का सेमीफाइनल है, कांग्रेस तीनों जगह जीत कर आई थी। 2 जगह कांग्रेस की स्थिति। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस आज सरकार खो चुकी है, चुनाव होने, जो उपचुनाव का परिणाम क्या आएंगे। लेकिन राजस्थान में जो स्थिति है उसके बाद सवाल उठ रहा है, क्या छत्तीसगढ़ में भी सरकार कभी अस्थिर हो सकती है? ऐसी की संभावना को आप मानते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीज है यहाँ। मुझे लगता है किसी को भी छत्तीसगढ़ में ये कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में हम कितने मजबूत हैं ये हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता और हमारे विधायक जानते हैं और हमारा हाई कमांड जानता है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की घटना थी वो थोड़े दिनों के लिए है। कल ही मैं देख रहा था, केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने चुनाव की संभावनाओं की तिथियां अब घोषित करने की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश भी बदल जाएगा और राजस्थान में जिनकी भी साजिश थी लगभग वो मुंह की खा चुके हैं। इसलिए इस सारी संभावनाओं पे कुछ भी नहीं हो सकता। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बहुमत भी हमारा इतना ज़्यादा है, अगर अभी होने वाले चुनावों के साथ अगर मरवाही का चुनाव भी अगर हो जाए तो हम 70 को भी पार करने वाले हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ किसी को भी इस प्रकार के सपने नहीं देखना चाहिए। नहीं, आपकी सरकार का स्टैंड तो दिखता है। आजकल बीट गार्ड भी जो है वो अगर कोई अफसर कुछ गलत करता है तो उस पर भी सवाल उठाने लग गए। बीट गार्ड का वीडियो तो अलग अलग बातें, वो बहुत एक व्यक्तिगत सी घटना थी। बीट गार्ड किस लहजे से अपने अफसर से बात कर रहा था वो हमने टेलीविजन में देखा और वन विभाग ने जांच का आदेश दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये एक बहुत छोटा सा मसला है।
लेकिन राजनीतिक रूप से जो बात आपने प्रश्न किया, छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की सरकार को आंच आने जैसी भी कोई खतरा छत्तीसगढ़ में हो ही नहीं सकता। तो हमारे खास कार्यक्रम में आज रविंद्र चौबे जी के साथ इतना ही। अगली बार फिर हम कुछ नए मुद्दों के साथ वापस हाजिर होंगे। चौबे जी वैसे भी अपने बेबाक अंदाज के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। धन्यवाद।